एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वो हर दिन गांव के गलियों में जाकर नारियल पानी बेचा करता था और उन पैसों से अपना जीवन व्यतीत करता था। सेहत के लिए सबसे फायदेमंद ताजा ताजा नारियल पानी ले लो। कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन के बाहर उसने एक दुकान खोला। सुबह शाम वहां टहलने आने वाले लोग उससे नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसके दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। भोला स्वभाव का बहुत अच्छा था। गरीब होते हुए भी वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। एक दिन उसे रामू नजर आता है, जो खिलौने बेचा करता था। रामू काफी भूखा और थका हुआ लग रहा था। अरे रामू, तुम तो काफी थके भूखे लग रहे हो। ये लो, ये नारियल पानी पी लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे, ले लो। जब मेरे खिलौने बिक जाएंगे तब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ये बोलकर रामू नारियल पीने लगता है। उस दिन से रामू भोलू के दुकान पर आकर रोजाना पैसे देकर नारियल पानी पीने लगा। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसे ही रामू भोलू के दुकान पर आता है। अरे, आज ये भोलू चाचा कहाँ गए? रामू चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन रामू वापस भोला के दुकान पर आता है, लेकिन आज भी दुकान बंद होता है। अरे, आज भी भोला चाचा नहीं आए? क्या हुआ होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू लोगों को पता पूछते पूछते भोलू के घर आ जाता है। रामू देखता है कि भोला चाचा चद्दर ओढ़कर सोए हैं। चाचा, क्या हुआ आपको? आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। 2-3 दिनों से आपका दुकान बंद था, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप घर में अकेले हैं क्या? आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? नहीं। घबराओ मत भोलू चाचा, मैं अभी डॉक्टर को ले आता हूँ। रामू दौड़ता हुआ घर के बाहर जाता है। घर के बाहर निकलते ही उसे कुछ याद आता है। रामू अचानक रुक जाता है। वहां पास ही में एक नारियल का बड़ा सा पेड़ होता है। अरे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? अब मैं कैसे भोलू चाचा की मदद कर सकता हूँ? रामू ये बात सोचकर बहुत नाराज हो जाता है। तभी अचानक, घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, बोलने वाला पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो। वो बहुत बीमार है और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मतलब? या तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, या फिर तुम्हारे भोलू चाचा को ठीक कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो, बस। ठीक है, ये लो, इस नारियल का पानी उन्हें पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगे। रामू पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और वापस भोलू के घर जाता है। जादुई पेड़ ने दिया हुआ नारियल पानी पीते ही भोलू एकदम ठीक हो जाता है। अरे, ये नारियल पानी तो कमाल का है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? रामू उसकी खिड़की से भोलू को नारियल का वो पेड़ दिखाता है। क्या इसका जादू खत्म हो गया? शायद। अजय ने शहर में अपनी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान शुरू की थी। टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से दुकान अच्छी चल रही थी और अजय बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा था। अजय बेटा, पिछले महीने तुमने लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया है। तुम तो बड़ा अच्छा तोलमोल कर लेते हो। जी पिताजी, ये तो शुरुआत है। आगे देखिए, आपका ये बेटा हर दिन 10,000 रुपए कमाएगा। अजय के पिताजी को पता था कि अजय बचपन से ही सौदेबाजी में बहुत होशियार है। क्यों नहीं, जरूर। बस अपनी इस प्रतिभा पे कभी गर्व मत करना। दिन बीतते गए। अजय का अपनी सौदेबाजी की हुनर का घमंड बढ़ता गया। एक दिन अचानक उसे किसी काम से गांव जाना पड़ा। पिताजी, 2 दिन के लिए आप दुकान संभालिए, मैं गांव जाके अपनी जमीन का सौदा करके आता हूँ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, पैसे संभाल के लेके आना। अजय अपने गांव पहुंचता है और जमीन के खरीदारी का सौदा पूरा कर लेता है। चलो, सोचा था उससे दुगना मुनाफा हुआ है। वैसे भी ये बंजर जमीन कुछ काम की नहीं थी। अब वक्त है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। अजय गांव में सैर सपाटे के लिए निकलता है। उसे रास्ते में कुछ पहचान वाले लोग मिलते हैं। कैसे हो अजय, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ चाचा, वो दुकान में बिजी रहता हूँ ना।
पिताजी कैसे हैं? जी एकदम बढ़िया, दुकान में मेरा हाथ भी बटाते हैं। अजय वहां से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक शानदार बंगला उसका ध्यान खींच लेता है। ओह, बहुत ही शानदार घर बनाया है। लगता है कोई नया परिवार रहने आया है। अजय को एक गांव वाला वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। सुनिए दादा, ये कोठी किसकी है? गांव में नहीं लग रही है। हाँ, प्रजापति मारवाड़ी की कोठी है। बड़ा कंजूस इंसान है। चाय में गिरी मक्खी भी चूस लेता है। उसके साथ तोलमोल करने का मौका मिल जाए तो मजा आएगा। अजय उत्सुकता से बंगले के पास पहुंचता है और अंदर झांक के देखने लगता है। तभी उसका ध्यान बगीचे में बैठी एक बिल्ली की ओर जाता है जो एक पुराने से कटोरे में दूध पी रही है। ओहो, ये कटोरा तो बड़े अजीब आकार का है, प्राचीन भी लग रहा है। इसे दुकान में बेचने रखूं तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। 2-3 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तभी प्रजापति मारवाड़ी बंगले से बाहर निकलता है और पूजा के लिए बगीचे के पौधों से कुछ फूल तोड़ने लगता है। ये अच्छा मौका है इस कटोरे के बारे में पूछने का, लेकिन अगर मैं सीधा कटोरा मांगूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा। क्यों ना मैं पहले बिल्ली का सौदा करूं? अजय उस मारवाड़ी के पास पहुंचता है। प्रणाम, मैं अजय इसी गांव का हूँ, अब शहर में रहता हूँ। अच्छा, हम तो शहर की महंगाई से त्रस्त होके यहाँ गांव में लौटे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद अजय उसे बिल्ली के बारे में पूछता है। क्या मैं आपकी ये बिल्ली खरीद सकता हूँ? क्यों? बहुत ही प्यारी है, सोच रहा था मेरी बेटी के लिए खरीद लूं। प्रजापति थोड़ा सोच में पड़ता है। क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये बिल्ली मेरे माँ की बड़ी चहेती थी, अब माँ नहीं रही, लेकिन ये बिल्ली अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्रजापति की बात सुन के अजय सोच में पड़ता है। अच्छी कहानी बनाई है। ये शायद मुझे बेवकूफ समझ रहा है। अजी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हो गया उसके बारे में सोच के आने वाला कल खराब करना शायद गलत होगा ना। अजय अपनी तरफ से प्रजापति मारवाड़ी को बिल्ली का सौदा करने के लिए राजी करवाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्ली हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल, आप जो दाम बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्यारी बिल्ली के 10,000 ठीक रहेंगे। 10,000 सुन के अजय मन ही मन चिढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहाँ इस बिल्ली में इंटरेस्ट है। मुझे तो वो लाखों का कटोरा चाहिए। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। अजय तुरंत अपनी बैग से 10,000 रुपए निकालकर मारवाड़ी को देता है। मारवाड़ी तुरंत वो बिल्ली अजय को दे देता है। ये लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए इसका। बिल्ली लेके अजय निकल पड़ता है और कुछ कदम चलने के बाद वापस लौट आता है। प्रजापति जी, मैं सोच रहा था जबकि ये बिल्ली मैंने खरीद ली है, उस टेढ़े मेढ़े कटोरे का आप क्या करोगे? बात तो सही है। अच्छा होगा अगर वो कटोरा भी आप मुझे दे देंगे, ताकि बिल्ली को उसी कटोरे से दूध पिलाऊंगा। बिल्ली को भी इसकी आदत हो गई होगी ना। प्रजापति सोच में पड़ जाता है। आप चाहे तो मैं इस पुराने कटोरे के 100-200 आपको दे दूंगा। अजय की बात सुन के प्रजापति उस पर हंसने लगता है। अजय चकरा जाता है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ये कटोरा किसी भी हाल में नहीं बेच सकता। भला वो क्यों? पता नहीं, लेकिन इस कटोरे की वजह से मैं अब तक 8 से 10 बिल्लियां बेच चुका हूँ। अब आप ही बताइए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बेचने में कोई अकलमंदी है क्या? प्रजापति की बातें सुन के अजय का चेहरा उतर जाता है और वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। पिताजी ठीक कह रहे थे। मेरी घमंड की वजह से आज मुझे अच्छा सबक मिला। जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा किया है मैंने। लल्लन रोज की तरह अपने छोटे से रद्दी के ठेले पे बैठा था। लोग रद्दी बेचने आ जा रहे थे। तभी उसकी पत्नी और बेटा वहां आते हैं। सुनिए, आज बंटी की फीस भरने का आखिरी दिन है। ये लो 500 रुपए, कैसे तैसे जमा कर पाया हो। रेशमा और बंटी निकल जाते हैं और लल्लन सोच में पड़ता है। ये धंधा अब कुछ खास नहीं चल रहा। सबके पास मोबाइल आया है और गांव के नौजवान तो उसी पे ऑनलाइन खबरें देखते हैं। न्यूज़पेपर खरीदी बहुत कम हुई है। बंटी को स्कूल छोड़ के लौटते वक्त रेशमा फिर से ठेले पे आती है। लल्लन को चिंतित देख सोच में पड़ती है। सुनिए, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं सोच रहा था कुछ और काम धंधा भी शुरू करूं। इस रद्दी के धंधे से हमारा गुजर बसर नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। बंटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ते ही जाएगा। क्यों ना हम उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाए।
नहीं नहीं, मैं उसकी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करूंगा। बंटी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है और हमेशा स्कूल में अव्वल आता है। कई बार स्कूल के बाद और छुट्टी के दिन वो रद्दी के ठेले पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करता है और लल्लन का हाथ भी बटाता है। बंटी, मैं जरा बैंक होके आता हूँ, ठेले पे ध्यान रखना। जी पिताजी। बंटी बड़ा तेज दिमाग है। वो ठेले पे आए ग्राहकों की रद्दी ठीक से तोल के उनसे पैसे की लेन देन करता है। चाची, आपकी रद्दी 3 किलो 700 ग्राम है। ये लीजिए 55 रुपए 50 पैसे। अरे वाह बंटी, बड़े होशियार हो, बिना कैलकुलेटर के हिसाब कर दिया। खाली समय में बंटी ठेले पे आई विविध विषयों की किताबें पढ़ता है और इसी कारण उसका जनरल नॉलेज काफी अच्छा हो गया है। ऐसे साल गुजर गए और एक दिन अनहोनी हो गई। रास्ता क्रॉस करते वक्त लल्लन और रेशमा का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसमें दोनों की मौत हुई। अब बंटी एकदम बेसहारा हो गया। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी और तुम्हें शिक्षा भी दूंगी। बंटी, तुम तुम्हारे दूर के चाचा के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तुम्हारी परवरिश करेंगे। नहीं चाचा, मेरे पिताजी को किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं था। मैं खुद रद्दी बेचूंगा और अपनी परवरिश करूंगा। जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिन बाद बंटी ने रद्दी का ठेला संभाल लिया, लेकिन इस दौरान उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट गई। अब उसके स्कूल के कुछ बिगड़ेल लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे वो देखो, हमारे स्कूल का स्कॉलर तराजू लेके बैठा है। क्या तोल रहे हो स्कॉलर? अकल बड़ी की भैंस। अब इसका फ्यूचर तो सेट हो गया यारो। आखिर रद्दी वाला ही बना अपने फादर के जैसा। लड़कों की बातें सुनकर बंटी दुखी होता है, लेकिन फिर अपने काम में जुट जाता है। नाइट स्कूल में एडमिशन लूंगा तो मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकता हूँ। फीस भी कम होंगी। अगले दिन से बंटी नाइट स्कूल जाना शुरू करता है। दिन भर रद्दी का ठेला, किताबें पढ़ना और रात को नाइट स्कूल अब उसका रूटीन बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। गर्मियाँ शुरू होती है। एक दिन बंटी के ठेले के सामने एक आलीशान कार पंचर होती है। अंदर एक बड़े ऑफिसर बैठे दिखाई देते हैं। सर, आपको पानी चाहिए या आपको थोड़ा आराम करना है तो आप मेरे ठेले की छांव में बैठ सकते हैं। बंटी की समझदारी देख ऑफिसर उसके ठेले पे आके बैठते हैं। उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है। पंचर रिपेयरिंग का काम एक तरफ शुरू होता है, दूसरी तरफ ऑफिसर एक पहेली सुलझाने में दंग हो जाते हैं और बंटी उन्हें ऑब्जर्व करने में। कुछ समय बाद कार ठीक हो जाती है और ऑफिसर वहाँ से निकल पड़ते हैं। पहेली वाला न्यूज़पेपर वो वही छोड़ जाते हैं। अरे ये क्या? लगता है सर गलती से ये न्यूज़पेपर भूल गए हैं। गाड़ी का नंबर नोट करता हूँ। बंटी फुर्ती से कार का नंबर नोट करता है। अब उसका ध्यान न्यूज़पेपर की पहेली पे जाता है। ओह, इस महाशब्द पहेली का सिर्फ एक ही शब्द बाकी है, बाकी तो सर ने सुलझा ली है। बंटी रोज रद्दी में आने वाली पेपर्स की पहेलियाँ सुलझाते सुलझाते एकदम माहिर हो जाता है। इसीलिए बचा हुआ शब्द आसानी से पहचान कर पूरी महापहेली सुलझा लेता है। जो काटे तो चुभती है लेकिन उल्टा काटती नहीं, जो एक बार बढ़ने लगे तो बिल्कुल रुकती नहीं। एकदम आसान जवाब था। ये शब्द पहेली तो कंप्लीट हो गई। अब बंटी की नजर उस पहेली के इनाम पर जाती है और उसे आश्चर्य का धक्का लगता है। ओह, इस महापहेली को सुलझा के जो सबसे पहले भेजेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बंटी बिना वक्त बर्बाद किए पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। उस न्यूज़पेपर को उसमें दिए गए एड्रेस पे पोस्ट करता है और फिर अपने रूटीन में व्यस्त हो जाता है। 1 महीने बाद बंटी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होती है। उसके ठेले के सामने कोई और रद्दी की दुकान खोलता है और ज्यादा भाव में रद्दी लेना शुरू करता है। बंटी के सारे ग्राहक अब उस नई दुकान में जाने लगते हैं। अब तो मेरा इस धंधे में टिकना कठिन है। दूसरा कुछ काम देखना होगा, लेकिन पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। बंटी अपना ठेला बंद करने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ प्रसार माध्यमों की गाड़ियां वहां आती है। चैनल के रिपोर्टर्स, कैमरामैन आदि बंटी को घेर लेते हैं। सारा गांव जमा हो जाता है और बंटी पूरी तरह से उलझन में पड़ता है। नमस्कार बंटी जी, इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बंटी जी, हमें बताइए, आपने ये महाशब्द पहेली सुलझाई कैसे? कौन है आपकी प्रेरणा? जी आप क्या कह रहे हैं? कौन सी पहेली? एक रिपोर्टर उसे वो शब्द पहेली दिखाता है और बंटी चकित हो जाता है। ये देखिए बंटी जी, आपने ये 1 करोड़ के इनाम वाली महाशब्द पहेली सुलझाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करोड़पति बन गए हो, वो भी इतनी कम उम्र में। अब बंटी को सारी बातों का खुलासा हो जाता है।
ये बात है। अगर मैं ये स्वीकार करूं कि वो पहेली मैंने ही सुलझाई थी और 1 करोड़ लूं तो मेरी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। बंटी कुछ उलझन में पड़ता है। देखिए, ये पहेली मैंने नहीं सुलझाई है, इसलिए इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं हूँ। बंटी की बात सुन के सारे उपस्थित लोग अचरज में पड़ते हैं। क्या बोल रहा है ये लड़का? लगता है शौक में गया है। मुझे लगा ही था ये छिचुंदर का ये महापहेली सुलझाएगा। पागल है क्या? 1 करोड़ पे पानी फेर रहा है। बंटी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इस इनाम का असली हकदार वो है जिनके गाड़ी का नंबर MP06AB5432 है। अरे ये तो चैटर्जी सर के कार का नंबर है ना, इस न्यूज़पेपर के ओनर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ न्यूज़। तभी बंटी ने बताई कार वहाँ आती है और कार से वही ऑफिसर उतरते हैं। वो बंटी के पास आते हैं। बंटी, इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं, तुम हो। सर प्लीज हमें सारी हकीकत खुल के बताइए। ये श्योर। मैंने आखिरी एक जवाब ना आने पे वो न्यूज़पेपर फ्रस्ट्रेट होके बंटी की दुकान में फेंक दिया था। मेरे ही न्यूज़पेपर ने मुझे चैलेंज किया था और हराया था, इसीलिए मेरा ईगो हर्ट हुआ था। मिस्टर चैटर्जी की बात सुन के सारे लोग चकित होते हैं। लेकिन आज बंटी की ईमानदारी और होशियारी देख के मेरी आंखें खुल गई और मेरा इंटेलिजेंट होने का घमंड भी उतर गया। चैटर्जी की बातें सुन के सारे उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। बंटी की आंखें भर आती है। बंटी, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे। मिस्टर चैटर्जी बंटी को 1 करोड़ का चेक प्रदान करते हैं। सारा गांव बंटी की नम्रता, ईमानदारी और होशियारी देख के सराहना करता है। काश आज माँ और पिताजी होते। विवेक को अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 साल हो गए थे, लेकिन पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं थी। ऊपर से उसकी फिजूल खर्ची हर दिन बढ़ रही थी। उसके पिताजी जो एक पोस्टमैन थे, अगले ही साल रिटायर्ड होने वाले थे। विवेक, कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहोगे? क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कोई ढंग का काम तो मिले। ये तो तुम पिछले 3 साल से कह रहे हो। अब तो मेरी रिटायरमेंट भी नजदीक आ गई है। पिताजी की बातें सुन के विवेक इरिटेट हो जाता है और अपने गैर जिम्मेदार दोस्तों से मिलने बाहर निकलता है। क्या मुसीबत है? माँ, मैं कल रात खाना बाहर ही खाऊंगा। पिताजी, मुझे 500 रुपए दीजिए ना, दोस्त का बर्थडे है। विवेक की बढ़ती हुई डिमांड से पिताजी परेशान हो गए थे। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अब 500 रुपए नहीं है मेरे पास। ठीक है तो 200 रुपए दीजिए, बाद में ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पिताजी नाराजी से उसे 200 रुपए देते हैं। विवेक बाहर चला जाता है। कब तक आप इसे ढील देते रहेंगे? अब पानी सर से ऊपर गया है, थोड़ा सख्ती से पेश आइए। शायद तुम ठीक कह रही हो। रात को जब विवेक देर से घर लौटता है, विवेक, कल से तुम काम करना शुरू करो, वरना तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते। पिताजी की बात सुन के विवेक को झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। अब इन्हें क्या हुआ अचानक? हाँ, मैंने कब ना बोला, लेकिन अच्छा काम भी तो मिलना चाहिए ना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने ग्रेजुएशन पूरा किया है, क्या तुम रोज सिर्फ 10 रुपए भी नहीं कमा सकते? पिताजी की बात सुन के विवेक के अहंकार को ठेस पहुंचती है। हाँ क्यों नहीं, 10 रुपए तो आराम से कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम रोज मुझे 10 रुपए ला के दोगे और तभी तुम्हें खाना मिलेगा। हर रोज की तरह पिताजी काम पे निकलते हैं और विवेक अभी तक बिस्तर में ही पड़ा है। विवेक उठो, कल रात की बात भूल गए क्या? आज तुमने 10 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। पिताजी काम पे चले जाते हैं और उनकी बात सुन के विवेक हड़बड़ी में उठता है। छे, क्या यार, अब चैन से सोना भी मुश्किल कर दिया है। पिताजी का चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन रोज के 10 रुपए कहाँ से पैदा करूँ? विवेक अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लेता है। चलो, आज का प्रबंध तो हो गया, आगे का आगे देखेंगे। विवेक खुश हो जाता है। पिताजी आंगन में बैठ के मकाई भुट्टा कोयले की सिगड़ी पे भून रहे हैं। तभी विवेक वहां पहुंचता है और पिताजी को 10 रुपए देता है। ये लीजिए पिताजी, 10 रुपए। पिताजी विवेक से 10 रुपए की नोट लेते हैं और बिना सोचे उसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। नोट जल जाती है और विवेक चकरा जाता है। अरे ये क्या किया पिताजी आपने? जो मुझे सही लगा। विवेक बिना कुछ बोले वहां से घर के अंदर चला जाता है। पिताजी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। आज का दिन तो मैंने संभाल लिया, कल पैसे कहाँ से लाऊं? अगले दिन विवेक अपने किसी और दोस्त से 10 रुपए लेता है। विवेक, ऐसे तुम रोज रोज किस किस से पैसे लोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें लौटाने भी पड़ेंगे। पता है,
इससे अच्छा तुम कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? काम कर लूंगा यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है। और वैसे भी पिताजी के सर से चैलेंज वाला बहुत जल्दी उतर जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं। आज फिर विवेक आंगन में सिगड़ी के पास बैठे पिताजी को 10 रुपए देता है और पिताजी उस नोट को फिर सिगड़ी की आग में डाल देते हैं। विवेक को गुस्सा आता है पर वो कंट्रोल करता है। पिताजी, आज आपने फिर रुपए जला दिए। हाँ पता है, तुम जाओ खाना खा लो। विवेक बिना बहस किए घर के अंदर आता है। ये पिताजी का क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। जाने दो, मुझे क्या, लेकिन कल किससे पैसे लूं? अगले दिन विवेक फिर से अपने दोस्तों के पास आता है और पैसों की मांग करता है, लेकिन सारे दोस्त पैसे देने से इनकार करते हैं। ये सारे दोस्त तो अकड़ रहे हैं, अब किससे पैसे लूं? माँ को मक्खन लगाता हूँ। जब विवेक घर आता है, माँ रसोई में खाना बनाने में व्यस्त दिखाई देती है। विवेक माँ के गले में प्यार से हाथ डाल के मक्खन लगाना शुरू करता है। ओ मेरी प्यारी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। अरे वाह, क्या बात है, आज एकदम से माँ की याद आ गई। विवेक माँ से 10 रुपए लेता है और खुश हो जाता है। आज भी वही सिलसिला पिताजी दोहराते हैं। जलती हुई नोट को देख विवेक फिर से चकरा जाता है। अब मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। दूसरे दिन विवेक काम की तलाश में बाहर निकलता है और एक कपड़ों की दुकान में आता है। नमस्कार सेठ जी, मैं बीकॉम हूँ, क्या आपको अकाउंटेंट की जरूरत है? लेकिन तुम्हारे पास काम का कोई अनुभव नहीं है, हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते। बहुत कोशिशों के बावजूद भी विवेक को कोई जॉब नहीं मिलती। आखिर थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी उसका ध्यान एक हाथ गाड़ी चलाने वाले बूढ़े इंसान की तरफ जाता है। हाथ गाड़ी में बहुत सामान होने की वजह से उस गाड़ी वाले को गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इस आदमी की सहायता करूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। विवेक उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। सुनिए, क्या मैं इस गाड़ी को खींचने में आपकी मदद करूं? आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दीजिए। विवेक की बात सुन के बूढ़ा आदमी तुरंत राजी हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझसे भी अब ये चलाई नहीं जा रही। विवेक जोर लगा के उस हाथ गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींचने लगता है। मुझे लगा था काफी आसान होगा ये काम, मेरी तो हालत खराब हो रही है। आखिर विवेक उस हाथ गाड़ी को सही जगह पहुंचा के उस आदमी से 10 रुपए ले लेता है। चलो, आज का प्रॉब्लम तो जैसे तैसे सॉल्व कर लिया। हमेशा की तरह विवेक घर आता है और अपने 10 रुपए पिताजी को देता है। पिताजी इस बार भी बिना सोचे उसके पैसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। ये देख के विवेक गुस्से से तिलमिला उठता है। पिताजी, ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से मैंने ये 10 रुपए कमाए थे और आपने आग में फेंक दिए। पिताजी के चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट दिखाई देती है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको मेरे मेहनत के पैसों की कोई कदर नहीं है। अब की ना तुमने पते की बात, यही बात तो मैं तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी की बात विवेक के समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? यही कि जब तुम मेरी मेहनत की कमाई दोस्तों के साथ उड़ाते थे तब मुझे कैसा लगता था, ये शायद अब तुम्हें समझ आया है। पिताजी की बात सुन के विवेक की आंखें खुल जाती है। जी हाँ पिताजी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बात आप पहले दिन भी बता सकते थे ना। हाँ, लेकिन पैसे आग में फेंकने के बाद आज तुम जैसे तिलमिला उठे वैसे पहले नहीं हुए थे। विवेक सोच में पड़ता है। क्योंकि ये तुम्हारी असली कमाई थी और उससे पहले तुम जो पैसे मुझे देते थे वो किसी से उधार मांग के लाए थे, जो आग में डालने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता था या दुख भी नहीं होता था, जैसा अभी हुआ है। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पिताजी से माफी मांगता है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मेहनत की कमाई का कोई मोल भाव नहीं होता, वो अनमोल होती है।